हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई में मन लगा रहे होंगे। मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि आप लोगों को मैं सरल से सरल वे में मैं आपको ये सारे जो पेपर हैं जो खाली में यूपी सिविल जज मेंस में पढ़ता है और एचजीएस पढ़ता है और कोई पढ़ता नहीं है, या प्रैक्टिशनर लॉयर पढ़ते हैं। मैं आपको सरल से सरल वे में समझाने की कोशिश करूँगी। चलिए आगे देखते हैं। मैं आज आपको चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ, रेगुलेशन ऑफ रेंट। चैप्टर 2 में 4 से 7 सेक्शन में पढ़ाऊँगी, फिर एक क्वेश्चन बताऊँगी। देखिए, कह रहा है कि अधिलाभ का निषेध असमानता दे किराया, प्रोहिबिशन ऑफ प्रीमियम एंड रेंट पेवेबल जनरली। कोई जो मकान मालिक होता है किसी भवन में जब किराएदार को रखता है तो वह उतना ही भुगतान लेगा जितना कि उस सर्किल में चलता है, उससे ज़्यादा भुगतान नहीं लेगा। ये मैंडेटरी प्रावधान है सेक्शन 4 में। और किराएदार का भी ये दायित्व है कि वो किसी अन्य व्यक्ति को, सिकमी किराएदार मतलब होता है सब टेनेंट, किसी भी अन्य व्यक्ति को उसमें मकान में न रखे और न बसाए और नियमित रूप से उसको किराया दे। फिर क्लास 2 कह रहा है 4 का कि 5, 6, 7, 8, 9 क में किसी व्यवस्था के सिवाय किसी भवन के लिए दे किराया वह होगा जो को मकानदार और किराएदार के बीच परस्पर सहमति से चलता आ रहा हो। ये तो है सर्किल रेट। अदरवाइज इन सबको छोड़ दिया जाए तो जो आपसी सहमति से जो किराया चल रहा है वो किराया आपको देना पड़ेगा। सेक्शन 5 कह रहा है पुराने भवनों की दशा में दे किराया। जो भवन पुराने होते हैं जैसे कि रीट साहब का धर्मशाला या बहुत सारी पुरानी चीज़ें होती, तो क्या होगा, वहाँ पे आपको ऐसे किसी भवन के संबंध में जिस पर पुराना अधिनियम लागू था या इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व से जारी किराएदारी की दशा में, मतलब इससे पहले से जारी था, जो पुराने एक्ट से गवर्न होता था, तो क्या होगा, मकानदार रिटन नोटिस द्वारा जो कि 3 महीने तक का हो के भीतर उस किराए में बढ़ोतरी कर सकेगा। कितनी 3 महीने के अंदर नोटिस देगा और नोटिस के थ्रू उसको बढ़ा सकता है। कितना बढ़ा सकता है, मकानदार इस धारा के अधीन सूचना देकर 25% तक किराए की वृद्धि कर सकता है। ये लालता प्रसाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 1984 में ये बात कहा गया था। अब रहा सुधार का किराए पर प्रभाव। यदि धारा 4 और 5 में किसी बात के होते हुए भी और धारा 8 के उपबंधों के अधीन रहते हुए भी यदि मकान मालिक ये सोचता है कि मकान में कोई सुधार किया जाए तो किराएदार की सहमति से और उसकी लिखित सहमति से किराएदार को लिखित नोटिस देते हुए वो उसमें सुधार कर सकता है, जिस पे जब वो किराया लेगा तो 1% ब्याज की दर से वो उसे किराया लेगा। कर देने का दायित्व दिया गया है, लायबिलिटी ऑफ पे टैक्स। जो किराएदार होता है वो क्या करता है, मकानदार को निम्नलिखित ऐसे करो, किसी प्रतिकूल लिखित संविदा के, अगर लिखित संविदा होगी तो वही देगा, अगर लिखित संविदा नहीं है तो किराएदार किराए के अतिरिक्त उसके भाग के रूप में जो मकानदार ने कर है वो उसको देना पड़ेगा। अगर लिखित संविदा है तो नहीं, और नहीं तो किराएदार को वो टैक्स देने पड़ेंगे। इस धारा का कोई भी बात ऐसे किराएदार के संबंध में लागू नहीं होगी जिसके द्वारा तस्मय दे की दर 25% से अधिक हो, मतलब 25% तक वो कर देगा। अब इस पे एक क्वेश्चन बनता है कि मानक किराया किसे कहते हैं। टिप्पणी आती है मानक किराए के बारे में, तो आप सुनिए। सेक्शन 9 और धारा 3 के मैं आपको पढ़ाऊंगी। मानक किराए का अवधारण, मानक किराए से संबंधित प्रावधान उत्तर प्रदेश किराया अधिनियम की धारा 3 के में परिभाषित है और धारा 9 में स्पष्ट रूप से दिया गया है 1972 के एक्ट में। मानक किराए की परिभाषा धारा 3 के अनुसार मानक किराए से तात्पर्य है पुराने अधिनियम द्वारा शासित भवनों की दशा में और इस अधिनियम के प्रारंभ के समय किराए पर उठाए गए भवन की दशा में। समझ में आ गया आपको, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है, पुराने अधिनियम द्वारा शासित भवनों की दशा में और इस अधिनियम के प्रारंभ के समय किराए पर उठाए गए भवनों की दशा में। यदि ऐसे भवन का कोई किराया इस अधिनियम के लागू होने के दिनांक पर कोई सहमत किराया और कोई युक्त वार्षिक किराया तथा
उस पर 25% जो भी अधिक हो मानक किराया कहलाएगा। कौन किराया मानक किराया कहलाएगा? यदि ऐसे भवन का कोई किराया इस अधिनियम के लागू होने के दिनांक पर कोई सहमति कंप्रोमाइज़ किया हो और कोई युक्त वार्षिक किराया, तो उस पर जो 25% टैक्स है जो मैंने आपको पहले बताया है, जो भी अधिक होगा वो मानक किराया कहलाएगा। यदि ऐसे भवन का कोई सहमत किराया नहीं है किंतु युक्त वार्षिक किराया है तो उस पर 25% मानक किराया होगा। ऐसे पुराने भवनों का न तो कोई सहमत किराया है और न ही कोई युक्त किराया है, तो इसे नए अधिनियम की धारा 9 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, उसे मानक किराया कहा जाएगा। अब देखिए धारा 9 के अनुसार अन्य भवनों की दशा में धारा 9 के अधीन अवधारित किराया। मानक किराए का निर्धारण कैसे होगा? जिला मजिस्ट्रेट को दिए गए तदर्थ प्रार्थना पत्र पर मकान मालिक और किराएदार के मध्य किराए पर दिए गए भवन का मानक किराया तय कर सकेगा। इसको पावर है जिला मजिस्ट्रेट को। धारा 9 क्लास 2 में जिला मजिस्ट्रेट मानक किराया निर्धारित करते समय निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा। भवन का बाजार मूल्य क्या है, भवन के निर्माण, अनुरक्षण तथा मरम्मत की लागत क्या है, निर्धारण के दिनांक से ठीक पूर्व उसी परिवेश में स्थित भवनों की किराए की प्रचलित किराए क्या है, भवन की सुख सुविधाएं क्या है, भवन का नवीनतम निर्धारण क्या है, अन्य कोई संगत तथ्य जो मामले की परिस्थितियों को देखते हुए सारवान प्रतीत होते हों। उसके बाद धारा 9 क्लास 2A में भवन का बाजार मूल्य बटे 10 भवन का वार्षिक किराया मानक किराया होता है। अगर आपको न याद है तो आप इतना लिख देंगे, धारा 9 क्लास 2A में भवन का बाजार मूल्य बटे लाइन नीचे गिर के 10 और बराबर भवन का वार्षिक किराया। भवन का मानक किराया भवन का वार्षिक मानक किराया के 12/12। धारा 9(3) के अनुसार डीएम द्वारा निर्धारित मानक किराए अपील के अधीन अंतिम होगा। अपील धारा 10 में कही गई है। फोरम डिस्ट्रिक्ट जज होता है, लिमिटेशन 30 दिन होता है। आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है, उसे अपास्त कर सकता है, सुनवाई का अवसर देने के लिए प्रतिपेक्षित कर सकता है या अतिरिक्त साक्ष्य लेकर ऑर्डर 41 रूल 27 के तहत मामले को गुड़ागुड़ पर निपटा सकता है। ये रहा आपका मानक किराया। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो बातें समझ में ना आती हों वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।